100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। थोड़ी देर के लिए आप उस पकड़े गए चोर को याद करिए जिससे जब उसके कृत्यों पर सवाल किया जाता है तो कभी वो सर खुजाने लगता है, कभी पैर खुजाने लगता है और कभी कहता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और कभी कभी तो बेहोश होने की नौटंकी तक करने लगता है। ठीक वही हाल सुप्रीम कोर्ट में ब्रह्मांड की तथाकथित सबसे मजबूत भाजपा सरकार का हो गया है। जी हाँ, जिस तरह की फजीहत सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार के कर्मों पर हो रही है, यकीन नहीं होता कि ये वही सरकार है जो खुद को सबसे मजबूत होने का दम भरती है। जी हाँ, बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों और सरकार के वकील के बीच जो चर्चा हुई, सच में वो चौंका देने वाली है। बेहद आसान भाषा में आपको सारी परिस्थितियों से अवगत कराने की कोशिश करूंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। वहीं अतीक अहमद और उसके भाई के पुलिस कस्टडी में मारे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यूपी की योगी सरकार और यूपी पुलिस को बुरी तरह से धोने का काम किया है और इस घटना को अभूतपूर्व बता दिया है। पूर्व जज की सारी बातें आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे मात्र एक फोन कॉल करके रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्हें अब सिर्फ एक मिस कॉल करने की जरूरत है, लेकिन उसमें भी देरी नजर आ रही है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमारे पास मुद्दे के नाम पर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो जनता कहने लगती है कि बीजेपी के पास ईवीएम है। इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। अति विशिष्ट मुद्दे पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे और ईवीएम पर जर्मनी में क्या हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। एनसीपी नेता शरद पवार ने भाजपा की केंद्र सरकार को बुरी तरह से घेरा है पुलवामा मामले पर। इसके साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति तथा वरिष्ठ भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने पत्रकारिता और सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है और खुद पीएम मोदी को ही आईना दिखाने का काम किया है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारे सहायक बन सकते हैं तो इस QR कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक मदद भेजने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो विश्वगुरु भारत के राम राज्य की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ अपराधी इतने डरे हुए हैं, इतना जोर जोर से कांप रहे हैं कि धरती में भूकंप आ जा रहा है। उन्नाव रेप के आरोपियों ने बेल पर छूटने के बाद पीड़िता के घर में आग लगा दी और 2 बच्चों को उठाकर आग में झोंक दिया। इतना ही नहीं, यहां तक धमकी दी है कि तीसरा वाला आरोपी जेल से छूटेगा तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। इस तरह के कई आरोप पीड़िता ने रेप के आरोपियों पर लगाया है। 13 साल की बच्ची के साथ साल 2022 में गैंग रेप हुआ था। आरोप है कि बेल पर छूटे 2 आरोपियों ने केस वापस लेने का दबाव बनाया है और कहा है कि यदि केस वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को निपटा दिया जाएगा। रेप पीड़िता और उसकी मां दोनों के 2 महीने और 6 महीने के बच्चे को आग में झुलसा दिया गया। अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुझे लगता है कि अब आपने कल्पना कर ली होगी कि यूपी में कानून का राज कितना जबरदस्त चल रहा है। अपराधी तो यूपी में होते ही नहीं है। बात अपराध की आ ही गई है तो इलाहाबाद चलिए, माफ करिएगा, प्रयागराज। माफी मांगनी जरूरी है, कहीं किसी की भावना आहत हो गई तो। सरकार ने इतनी मेहनत करके नाम जो बदला है। हाल ही में माफिया अतीक और उसके भाई को पुलिस की हिरासत में 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। इस पर बातचीत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने वरिष्ठ पत्रकार करण थापर से कहा है, अतीक अहमद और उसके भाई की निर्मम हत्या चौंकाने वाली है और यह उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में कई चिंताजनक सवाल और संदेह दोनों पैदा करता है। इतना ही नहीं, जस्टिस लोकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान की भी तीखी आलोचना की और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व जज ने कहा कि पुलिस एनकाउंटर में मौत के मामले पहले भी हुए हैं, लेकिन शायद यह पहली बार है कि पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति ने मार दिया। बीजेपी के नेता अक्सर कहते हैं कि ऐतिहासिक काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। सच में ये वाला भी ऐतिहासिक ही है। जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कह रहे हैं कि ऐसी घटना शायद पहली बार हुई है तो फिर निश्चित ही उत्तर प्रदेश की सरकार को हाथ घुमा के खुद अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए और जोर जोर से थपथपा लेनी चाहिए। हालांकि ये काम गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिस और बीजेपी के बहुत सारे नेता लगातार कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। वैसे एक बात और सभी लोग मान चुके हैं कि किसी भी तरह की आलोचना का बीजेपी के नेताओं और उनकी सरकार पर कोई असर होने वाला नहीं है। अब पहले बात कर लेते हैं ईवीएम की। इसके बाद बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हुई तगड़ी वाली फजीहत की चर्चा करेंगे। उसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहां दिखेगा कि जो खुद को सबसे मजबूत बताते हैं वे असल में कितने कमजोर साबित हो जाते हैं। एडीआर का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। भारत में चुनाव सुधारों के लिए यह संस्था काम करती है। एडीआर ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से याचिका दायर की है, जिसमें भारतीय चुनाव आयोग को ईवीएम में वीवीपैट शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। खास बात यह है कि इस याचिका में वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग 2013 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दिए गए निर्देशों को अप्लाई करने की मांग की गई, जिसमें
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेपर ट्रेल यानी कि वोट देने के बाद निकाली गई पर्ची, जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है, उसका मिलान निष्पक्ष चुनाव के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। इस याचिका में कहा गया है कि हर एक वोटर को यह सत्यापित करने के लिए व्यवस्था दी जानी चाहिए, होनी चाहिए कि उसका वोट डाला जा चुका है और वो रिकॉर्ड के रूप में गिना जाएगा। यानी कि यदि किसी मतदाता ने वोट डाल दिया है तो ये उससे पता चलना चाहिए कि उसके वोट की गिनती हो गई है और उसका वोट पड़ चुका है। एक दिलचस्प बात यह है कि बैंकों में नोट गिनने की जो मशीन होती है, उससे वीवीपैट की पर्चियों की गिनती का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया है। एक पूर्व चुनाव आयुक्त ने यहां तक कह दिया कि यदि नोट गिनने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा तो वीवीपैट की पर्चियां कुछ सेकंड में ही गिनी जा सकती हैं। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी एमजी देव सहायम कहते हैं कि जर्मनी में ईवीएम और वीवीपैट के सिस्टम को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक पाया था। ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी में ईवीएम और वीवीपैट के सिस्टम को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक पाया था, जिसके बाद जर्मनी में फिर से बैलेट पेपर सिस्टम की व्यवस्था लागू कर दी गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिलहाल हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5 क्षेत्रों में वीवीपैट की पर्चियों से वोटों का मिलान किया जाता है, मगर इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि इसकी कोई सांख्यिकीय आधार नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग इसे अनावश्यक और समय की बर्बादी करने वाला बता रहा है, मगर सवाल यह है कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया में यदि वहां की जनता का ही भरोसा कम हो रहा है तो क्या चुनाव आयोग या फिर कोई भी संवैधानिक संस्था जनता की स्वीकार्यता से भी ऊपर है? ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो फिर क्या जबरन 140 करोड़ की आबादी पर ईवीएम को थोपा जाना सही है? मैंने कई बार कहा है, एक बार फिर से कहता हूं, ईवीएम में छेड़खानी होती है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं, अब तक हुई कि नहीं? सवाल ये सब कुछ है ही नहीं। सवाल है लोकतंत्र में जनता के भरोसे का। 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिला सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार और उन्हीं की पार्टी की राज्य सरकार 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ हुए गैंगरेप वाले मामले में 11 दोषियों को रिहा कर रही थी। उनकी रिहाई के बाद जिस तरह से इन लोगों का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, फूलमाला पहनाया गया, मिठाइयां खिलाई गई और आए दिन बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ मंच पर दिखाई देते हैं, इसे लेकर पूरी दुनिया में भारत की कानून व्यवस्था की आलोचना हुई और सरकार के इस फैसले की आलोचना हुई। सालों तक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली बिल्किस बानो फिर से रोने धोने लगी और भाजपा सरकार के इस फैसले के खिलाफ पुनः सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि किस आधार पर आपने 11 सजा याफ्ता दोषियों को समय से पहले रिहा किया, फाइल तैयार रखी। अब मामला यह सामने आ रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल नहीं रखना चाहती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने यहां तक कह दिया कि आज ये बिल्किस बानो है, कल हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। आपने किस आधार पर 11 दोषियों को रिहा किया? यदि आप हमें कारण नहीं बताएंगे तो फिर हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आपने अपना दिमाग वगैरह यूज किया कि नहीं। वहीं सरकार के वकील का कहना है कि सोमवार तक हम विचार करेंगे कि पुनर्विचार याचिका फाइल करनी है कि नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से यह पूछना चाहता है कि आपने किस आधार पर इन सजा याफ्ता दोषियों को रिहा कर दिया और सरकार इसे लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहती है। गजब का मामला चल रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1 मई तक फाइल पेश करके अपना जवाब दाखिल करिए और 2 मई को सुनवाई करेंगे। कोर्ट में बात यहां तक आ गई कि हर बार कोई तारीख मांगता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जब जब सुनवाई होती है तो एक आरोपी किसी अदालत में आएगा और स्थगन की मांग करेगा, 4 हफ्ते बाद एक और आरोपी ऐसा ही करेगा और ये दिसंबर तक चलेगा। हम इस रणनीति से भी अवगत हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने टाल मटोल वाली व्यवस्था पर टिप्पणी की है। वहीं इन आरोपियों को 1000 दिनों की पैरोल पर भी चर्चा की गई। इन्हें सजा के दौरान 1000 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया था। जज ने यहां तक कह दिया कि बलात्कार और सामूहिक हत्या के अपराध से जुड़े मामले की तुलना साधारण हत्या के मामले से नहीं की जा सकती। क्या आप संतरे और सेब की तुलना एक साथ करेंगे? यानी कि कुल मिलाकर कोर्ट रूम में सुप्रीम कोर्ट के जजों और सरकार के वकील के बीच की बातचीत सुनकर ऐसा लग रहा था कि सरकार एक फाइल यानी कि दोषियों की रिहाई का आधार बचने के लिए अनेकानेक बहाने बनाने के लिए तैयार बैठी है। अब देखना यह है कि आने वाली 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की और गुजरात की भाजपा सरकारों की कैसी फजीहत सामने आती है। फजीहत मैंने इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो रुख सामने आ रहा है, जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले में भाजपा सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है। एनसीपी नेता शरद पवार का कहना है कि जो सरकार अपने सैनिकों की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। हाल ही में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कहा था कि यह मामला जिसमें भारत के 40 जवान मारे गए, इसे रोका जा सकता था यदि सरकार ने समय पर एक्शन लिया होता तो। यानी कि यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 एयरक्राफ्ट की व्यवस्था कर दी होती तो 40 जवानों जिनकी मौत हो गई वो आज भी जिंदा रहते। शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि देश में वैसे तो कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने एक कार्यक्रम में कहा कि नेता लोग पत्रकारों के सभी दृष्टिकोणों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें आलोचना को अपने पक्ष में लेना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकारों को नेताओं और हस्तियों की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि आजकल के नेता आलोचना को लेकर असहिष्णु होते जा रहे हैं।
अब चिंता की बात यह है कि असहिष्णु शब्द सुनकर कहीं बीजेपी के समर्थक और ढेर सारे नेता और गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस वेंकैया नायडू साहब को देशद्रोही न बताने लगे। पूर्व उपराष्ट्रपति के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा है कि अच्छा लगा ये जानकर कि नायडू साहब ने प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही है। उम्मीद है कि जो लोग सत्ता में हैं वो आलोचना को देश के खिलाफ नहीं मानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई सालों से सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बताकर सवाल करने वालों को देशद्रोही बताने की कोशिश की जाती है और ये सारा खेल व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। हालांकि भले ही पूर्व उपराष्ट्रपति ने ये सारी बातें कह दी हैं, इसका वर्तमान की राजनीति और नेताओं पर रत्ती भर भी असर होने की कोई उम्मीद मन में मत रखिएगा। सूडान में सिविल वार चल रहा है। इस पर कर्नाटक के कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने ट्वीट करते हुए सरकार से मांग किया कि कर्नाटक के 31 लोग सूडान के सिविल वार में फंसे हुए हैं। भारत सरकार जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकालने और सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना देरी किए हुए कांग्रेस नेता को राजनीति न करने की नसीहत दे डाली और ट्वीट में ऐसा झलक रहा है कि बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। एस जयशंकर ने लिख दिया कि वहां लोगों का जीवन खतरे में है, राजनीति मत करिए। सूडान में 14 अप्रैल से युद्ध शुरू हुआ है। भारत की एम्बेसी ने ज्यादातर भारतीयों के साथ संपर्क साधा है। हम भारतीयों की डिटेल और लोकेशन पब्लिक नहीं कर सकते, सुरक्षा कारण है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कांग्रेस नेता के सवालों पर उन्हें पूरी तरह से गैर जिम्मेदार बता दिया और इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगा दिया। पत्रकार अभिषेक आनंद ने लिखा है कि मोदी जी एक फोन कॉल करके युद्ध रुकवा सकते हैं, तो फिर भारतीयों को लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। वैसे व्यंग स्वरूप में भी एक बात बोलना चाहता हूं, यदि रूस जैसी महाशक्ति एक फोन कॉल से युद्ध रोक सकती है तो सूडान जैसा छोटा सा देश क्या अपने ही देश का सिविल वार नहीं रोक सकता। मुझे तो लगता है कि वहां फोन करने की जरूरत भी नहीं है, एक मिस कॉल से ही काम हो जाना चाहिए। वैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता किसी भी परिस्थिति को चुनाव में भुनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। पुलवामा को ही याद कर लीजिए या फिर यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों की बात कर लीजिए, उन्हें ही याद कर लीजिए। छात्र वापस आकर कहते हैं कि हम खुद से बाहर आए हैं, सरकार की कोई मदद नहीं मिली और सरकार आए दिन अपनी पीठ थपथपाती है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में जाकर कहते हैं कि मोदी जी ने फोन करके युद्ध रुकवा दिया, मगर जैसे ही विपक्षी दल का कोई नेता सीधा सा सवाल भी कर लेता है तो बुरा मान जाते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।